वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सीरीज लेकर आई हूँ। जो मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोगों में अकाउंट्स के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें हम सीखेंगे कैसे ट्रेडिंग बनता है, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी स्टेटमेंट होती है, कौन इसके यूजर होते हैं, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस बच्चों, अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना या फिर मेल कर देना। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा हम अच्छे से इसको समझेंगे। कुछ भी, कोई फॉर्मूला भी क्रैम नहीं करेंगे। हर चीज़ लॉजिकल थिंकिंग के साथ फॉर्मूला खुद बनाएंगे और समझेंगे। देखो, सबसे पहले मैंने जब आपको जनरल चैप्टर पढ़ाया था तो जनरल में मैंने क्या बताया था कि जैसे जब हमारे पास वाउचर्स आते हैं तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं, हम जनरल बनाते हैं। जनरल के बाद हम लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद मैंने क्या कहा था कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बताया था ना। तो अभी तक हमने जो सारा सीखा है ना, वो किसके लिए सीखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सीखा है। मतलब भी हमने जर्नल एंट्री सीखी है, हमने गोल्डन रूल्स पढ़े हैं, हमने लेजर सीखा, ट्रायल बैलेंस सीखा। हमने किसके लिए सारा सीखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ही अभी तक हम सारी वर्किंग करते हुए आए हैं। तो हमारा जो मेन चैप्टर है, जो अकाउंट्स हमारा मेंटेन हो रहा है, वो किस लिए हो रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। क्लियर? तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस टीडिया का नाम है? देखो, अगर आपको कोई बोल दे कि आपने एक बिजनेस शुरू किया है तो उसमें तू मुझे बता कि तेरे को कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तेरे को इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ, और अभी तेरे पास क्या क्या चीजें है, मतलब तेरे पास कितने लैपटॉप्स है, कितना मोबाइल है, क्या क्या चीजें है। तो आप क्या करोगे? अगर आप कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आप उसको कुछ नहीं बता सकते। तो इसीलिए जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या फिर कुछ भी चीज करते हैं बिजनेस करके, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके फाइनेंशियल्स भी मेंटेन करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तक मेंटेन नहीं होगी तब तक हमारा बिजनेस को पता नहीं लग पाएगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। हम किसी को प्रेजेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी कोई भी बिजनेस ओपन होता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। ठीक है, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाए हैं तो ना आप प्रॉफिट लॉस पता लगा पाएंगे, ना आपको ये पता लगा पाएगा मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, मेरे कैश में कितने पैसे हैं, मेरी कितनी लाइबिलिटीज है, मेरी कितनी एसेट। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती क्या क्या चीजें। क्लियर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी आती है, एक सबसे पहली चीज आती है इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारी आती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट में आती है हमारी कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ इस बिजनेस को करके। मतलब मेरी जो इनकम हुई वो, उस अगर मैं उसमें सारे एक्सपेंसेस अपने हटा दूँ, माइनस कर दूँ अपनी सेल्स में से, तो मुझे क्या बचेगा? मुझे प्रॉफिट होगा या फिर मेरा लॉस होगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले हमारी क्या आती है? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमारा क्या बनता है? एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है बच्चों, और एक पीएनएल अकाउंट बनता है। बस अभी के लिए आप ये समझो कि एक ट्रेडिंग होता है, एक पीएनएल होता है। आगे मैं बताऊंगी कि ट्रेडिंग में हम क्या क्या कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें डलती है, और पीएनएल में हम क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या चीजें डलती है। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा क्या है? इनकम स्टेटमेंट। दूसरा हमारा क्या है? बैलेंस शीट। दूसरी हमारी क्या चीज है? बैलेंस शीट। ठीक है, और देखो हमारा थर्ड में क्या आता है? नोट्स टू अकाउंट्स भी आ जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आ जाता है। ठीक है, अभी जो हमें सीखना है वो हमें क्या सीखना है? अभी हमें सीखना है कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है और बैलेंस शीट कैसे बनती है। जो नोट्स टू अकाउंट्स है और कैश फ्लो है वो हम सीखेंगे बाद में और आगे लेवल पे।
ठीक है, अभी जो हम सीखेंगे वो इनकम स्टेटमेंट सीखेंगे और बैलेंस शीट सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अगर बताऊं कि इनकम स्टेटमेंट में हम क्या सीखेंगे कि मेरा प्रॉफिट निकला या लॉस लिखना, और बैलेंस शीट में मैं सीखूंगी कि मेरे पास कितनी एसेट खड़ी है अभी बुक्स में और मेरे पास कितनी लाइबिलिटी खड़ी है अभी। ठीक है, यहाँ तक हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आ गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इसलिए होता है क्योंकि एक्सटर्नल या फिर इंटरनल हम यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे पाए। किस लिए यूज होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, कि हमारी बुक्स में कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है और कितने एसेट्स खड़े हुए हैं और कितनी लाइबिलिटीज खड़ी हुई है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करने के लिए? प्रिपेयर्ड होता है प्रेजेंट करने के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूजर्स। फॉर यूजर्स, तो अगर आपको कभी भी एग्जाम्स में आ जाए मीनिंग लिखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो आप ये लिख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूजर्स। क्लियर? यहाँ पर हमने पढ़ लिया मीनिंग क्या होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या क्या है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट होती है और हमारी बैलेंस शीट होती है। इनकम स्टेटमेंट हमें इनकम बताती है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैलेंस शीट हमें एसेट एंड लाइबिलिटीज बताती है कि एसेट आया या फिर हमारा लाइबिलिटी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि जो जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके यूजर्स कौन कौन से। ठीक है, एग्जाम्स में आ सकता है कि हमें यूजर्स बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखो सबसे पहले हमारा कौन सा यूजर आता है? सबसे पहले हमारा आता है इन्वेस्टर। देखो मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको एग्जाम्स में थ्योरी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इतना बेटर समझ जाएंगे कि आप खुद ही आराम से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे इन्वेस्टर्स आते हैं। देखो अब आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, किसी को भी 10 रुपए भी दोगे, तो आप ये सोचोगे ना कि भाई वो मुझे वापस मिल जाए, विद प्रॉफिट मिल जाए। तो अगर हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बिजनेस में हमने कोई इन्वेस्ट किया, तो हम देखेंगे ना उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हम देखेंगे ना कि उसके प्रॉफिट एंड लॉस में, उसके इनकम स्टेटमेंट में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर भाई अच्छी कंडीशन है, उसकी प्रॉफिट है, तभी हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे ना। तो ऐसे ही जैसे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं, जैसे आपको भी पता हो कि रिलायंस के शेयर्स अभी हम सुनते नहीं, अभी आपने शेयर्स वाला चैप्टर इतना, जब उस लेवल पे पढ़ोगे शेयर्स के चैप्टर में, जो आपका आगे चल के आएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। बस इस लेवल पे मैं आपको इतना ही बताती हूँ कि जैसे जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टर्स होता है, जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो क्यों इन्वेस्ट करेगा? जब उसको पता लगेगा कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट गोइंग है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तभी तो वो करेगा कि हाँ मुझे, मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट और प्लस मुझे रिटर्न भी मिल जाएगा इसके ऊपर, तभी वो इन्वेस्ट करेगा। तो वो उसको ये चीज़ कैसा पता लगेगी कि ये जो बिजनेस है या कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है? वो कैसे पता लगाएगा? वो उसके फाइनेंशियल्स देख के। वो कैसे पता लगाएगा? उसके फाइनेंशियल देख के, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही उसे पता लगेगा कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे इसमें शेयर्स खरीदने चाहिए, इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या आ जाता है? जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट क्या आता है? सेकंड हमारा पॉइंट आता है कि जो हमारे लेंडर्स होते हैं, जो हमें पैसे उधार पे देते हैं, वो भी तो देखेंगे ना। कि जैसे सपोज हमने डिबेंचर्स है, हमने डिबेंचर्स बेचते हैं, जो डिबेंचर्स होल्डर है, आगे पता लगेगा कि आप डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स वो होते हैं जिसपे हमारा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। डिबेंचर्स भी आगे काफ़ी टाइप्स के होते हैं, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे हम हमें कोई लोन प्रोवाइड करे, ठीक है, हम किसी को डिबेंचर सेल आउट करें, तो लोन भी वो हमें क्यों देगा? हम किसी को उधारी क्यों देंगे? हम किसी को उधारी इसलिए देंगे अगर हमें लगेगा कि मुझे वापस चुका देगा या फिर मुझे उसके ऊपर वो अच्छा सा इंटरेस्ट भी देगा, तभी देंगे। तो जो हमें लोन देगा, जो लेंडर्स हमें लोन देंगे, वो हमें पहले तो हमारी फाइनेंशियल्स देखेंगे ना कि हमारे फाइनेंशियल्स कैसे है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है, लॉस मिल रहा है। अगर हमें प्रॉफिट ही होता है तभी, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होगा बुक्स में, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे। तो वो किस बेसिस पे ये डिसाइड करेंगे कि मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे इसको उधार देना चाहिए नहीं चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के। तो लेंडर के यूज के लिए भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं।
थर्ड मेरा जो है वो है क्रेडिटर्स और सप्लायर्स। अब सपोज मैंने जैसे आपको मैंने बताया था ना आपको, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम परचेज करते हैं, जिनसे हम उधारी पे खरीदते हैं, ठीक है। अगर मैंने किसी से सपोज एक रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, 1 लाख रुपए का, तो मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास 50,000 रुपये है, तो वो हमें माल किस बेसिस पे देगा? कि हमारी फाइनेंशियल्स को देख के कि हाँ इसके पास पैसा है, ये हमें फ्यूचर में चुका देगा, इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी है कि हमें फ्यूचर में चुका सकता है, तो मैं अभी इसको सप्लाई कर दूँ। तो जो सप्लायर होते हैं और जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूरी होती है कि वो हमें आगे मटेरियल प्रोवाइड कर दे ऑन क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या है? कस्टमर्स। अब कस्टमर्स को क्या फायदा है मैडम? उसको तो क्या करना है? माल खरीदना है और पैसे देने हैं। तो कस्टमर क्या करेगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का? अब देखो, सपोज एक कस्टमर है सपोज, हम लगा देते हैं कि इंसेंस वाला ही है, ठीक है। इंसेंस वाला हम हमसे क्या खरीद रहा है? माल खरीद रहा है, ठीक है। सपोज हमसे वो एक फैब्रिक खरीद रहा है, फैब्रिक खरीद के वो बना रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इसकी शर्ट्स, ठीक है। अब जब उसको, जो इंसेंस वाले को ये लगेगा कि ठीक है ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, ये फ्यूचर में रन करेगी, ये गोइंग कंसर्न है, अगर लॉस है तो ये किसी भी टाइम बंद हो सकती है ना, इसकी है ही नहीं, इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ये किसी भी टाइम बंद होगी, तो इससे रॉ मटेरियल लेना मुझे ठीक रहेगा कि ये मैं फ्यूचर में भी इस पर रिलाई कर सकता हूँ कि मैं यही वाला मेथड अपना के इससे रॉ मटेरियल खरीद के और यही वाला मेथड मैं अपना के मैन्युफैक्चरिंग कर दूंगा, इस फैब्रिक पे मुझे ये काम करना है। तो अपनी वो फ्यूचर प्रिडिक्शन करेगा ना कि मुझे यही वाला मेथड यूज़ करना है। तो ये जिससे मैं खरीद रहा हूँ, जिस कंपनी से मैं खरीद रहा हूँ, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, वो फाइनेंशियली कैसा है, वो ये तो नहीं है एकदम से तो नहीं बंद हो जाएगी, एकदम से शट डाउन तो नहीं हो जाएगी कि मेरे को जो रॉ मटेरियल जिससे मेरे को खरीदना है वो कंपनी बंद होगी तो मैं रॉ मटेरियल कैसे खरीदूंगा? तो उसको भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना पड़ता है रॉ मटेरियल के ऊपर। क्लियर? कस्टमर क्यों यूज़ करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कि अगर वो कुछ चीज़ खरीदेगा और उसे और भी लॉन्ग टर्म में खरीदनी है, क्योंकि ये पता है क्या होता है कंपनीज में, एक जो प्रोसेस बन जाता है ना वो वही फॉलो चीज़ें होती रहती है। तो एक बार वो चीज़ खरीद के अपना एक कंपनी को ही अपना बना देता है कि जिससे वो हर बार खरीदता है और उसी बेसिस पे वो अपना सारा उस पर मैन्युफैक्चरिंग करके आगे सेल आउट करता है। तो उसको चाहिए कि जिससे वो खरीद रहा है ना वो कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल हो, फ्यूचर में रन करे, जिससे उसको आराम से उसकी जो मटेरियल है वो सप्लाई होते रहे, उसको दिक्कत ना आए। ये नहीं है कि कंपनी बीच में कह दे कि मेरे पास माल नहीं है, मेरे को ये चीज़ है, मेरे को ये चीज़ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको फेस ना करना पड़े, उसको ऑन टाइम अपना जो मटेरियल है वो डिलीवरी होती रहे उसकी। तो इसलिए कस्टमर को भी बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? आगे हम पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए क्या है? देखो अभी आप आगे जाके पढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट लेवी करती है बिजनेस के ऊपर, कंपनीज के ऊपर। तो उसमें से मैं अगर आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, एक होता है CSR, इसको हम बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेवी की हुई है बिजनेस पे कि आपको अपने सेल्स का या फिर प्रॉफिट का इतना जो चीज़ें हैं ना वो आपको सोशल एक्टिविटी में डालनी है, उससे ये चीज़ें करनी है। तो इसलिए जो है वो गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ होती है कंपनी की, तो गवर्नमेंट के यूज़ के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूरी है। समझ गए आप इस पॉइंट को? गवर्नमेंट को क्यों चाहिए? कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें अपनी लेवी की हुई है कंपनीज को कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। एक CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है? अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा? वही टैक्सेशन अथॉरिटी, जैसे जो हम इनकम टैक्स पे करते हैं, हम कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं, टैक्सेशन वाली अथॉरिटी को भी चाहिए कि किस अमाउंट पे वो टैक्स लगाए। जैसे GST किस अमाउंट पे लगेगा, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स किस अमाउंट पे लगेगा। तो टैक्सेशन कैलकुलेट करने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? हमारा स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी जैसे जो शेयर्स होते हैं ना, वो शेयर्स कैसे कैलकुलेशन कैसे निकलती है उन शेयर्स की, वो भी आप आगे जाके पढ़ेंगे
कि जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है उसके ऊपर ही हमारी जो शेयर्स की है वो वैल्यू निकलती है कि एक शेयर्स कितने रुपए का है। तो उस बेसिस के लिए भी, उस शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी हमारा जो क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होता है और स्टॉक एक्सचेंज में उसकी वैल्यू जाती है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है। अब तो 8 मेरा क्या है, 8 मेरा है एम्प्लॉयज़ के लिए। अब एम्प्लॉयज़ जो होती है, जैसे कई कई कंपनी में होता है कि अगर आपकी टर्नओवर अच्छी होगी तो आपका बोनस इतना परसेंट दिया जाएगा, इतना परसेंट नहीं दिया जाएगा। तो इसी बेसिस पे जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं अपना बोनस, कि कितनी मेरी कंपनी ने अर्न किया है, प्रॉफिट कितना है, इस बार लॉस है तो हमारा बोनस स्किप हो सकता है, और अगर प्रॉफिट है तो मुझे डबल बोनस मिल सकता है। क्लियर? तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि कौन कौन यूज़ करते हैं, कौन कौन यूजर्स हैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारी जो दो चीज़ें आती है, एक इनकम स्टेटमेंट, एक हमारी जो आती है इनकम स्टेटमेंट, उसमें हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में बच्चों हमारा एक तो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अब हम इस क्लास में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे क्या क्या चीज़ें आती है। दूसरा हमारा क्या बनती है, बैलेंस शीट। तो देखो, जब मैं आपको जनरल पढ़ा रही थी, जब मैंने आपको जनरल वाली क्लास दी थी, तो जनरल में मैंने आपको बताया था ये पूरा इंटर रिलेट है सब कुछ। जैसे पहले हमारे पास वाउचर आता है, वाउचर के बाद हम जनरल बनाते हैं, जनरल के बाद हम बनाते हैं लेजर, लेजर के बाद बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब जो ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है ना, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। देखो, हमने जो ट्रायल बैलेंस सीखा था वो कैसे सीखा था, ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। हमने इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डेबिट था, ये हमारा क्रेडिट था, यहाँ पर हम लिखते थे अपने पर्टिकुलर्स। अब देखो, ट्रायल बैलेंस में हमारा क्या आता था, सारे के सारे अकाउंट्स आ जाते थे, चाहे वो हमारे एक्सपेंस से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो मेरे इनकम से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे एसेट से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे लाइबिलिटी से रिलेटेड हो। हम क्या करते थे, हम सारे अकाउंट्स को इसमें लिख देते थे अपने। तो अब इस स्टेप में, इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि जो भी मेरे ट्रायल बैलेंस के जितने भी सारे आइटम्स है वो मैं कैसे पोस्टिंग करूंगी अपने और अकाउंट में। तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, एक हम बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, और तीसरा हम बनाएंगे अपना बैलेंस शीट। ठीक है, तीसरी हम सीखेंगे अपनी बैलेंस शीट। तो देखो, ट्रायल बैलेंस में जितने भी हमारे आइटम्स आए हुए हैं, तो देखो ट्रायल बैलेंस में जितने भी मेरे आइटम है वो मैं क्या करूंगी, सबको डाल दूंगी। कुछ आइटम्स मेरे ट्रेडिंग में डल जाएंगे, कुछ मेरे पीएनएल में डल जाएंगे, कुछ मेरे बैलेंस शीट में डल जाएंगे। अब ठीक है, डल तो जाएंगे, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा आइटम मेरा इस अकाउंट में डलना चाहिए, कौन सा आइटम मेरा इस अकाउंट में, कौन सा आइटम मेरा इस अकाउंट में। देखो, जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपका क्या क्या डलेगा, इस साइड मेरा डलेगा लाइबिलिटीज और दूसरी साइड मेरी डलेगा एसेट। तो जितने भी मेरे ट्रायल बैलेंस में लाइबिलिटीज और एसेट है वो मेरी जाएगी बैलेंस शीट में। वो मेरी कौन से अकाउंट में जाएगी, बैलेंस शीट में। अब हमारा क्या बचा, अब मेरे बचे एक्सपेंस और मेरी बची इनकम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक्सपेंस और इनकम पढ़े। देखो, एक्सपेंस भी मेरे क्या होते हैं, दो पार्ट्स के होते हैं मेरे एक्सपेंस टाइप्स। एक्सपेंस दो टाइप्स के होते हैं मेरे। एक मेरा आता है मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा मेरा आता है मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं, जो कि मेरा डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से, जो कि मेरे किससे रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, जो मेरे अदर देन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जो मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। देखो, डेप्थ में मैं आपको अलग से क्लास दूंगी, उसमें मैं सिखाऊंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा आपको थोड़ा इंट्रो करा रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट से, पीएनएल अकाउंट से एंड बैलेंस शीट अकाउंट से। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो जो ट्रेड एक्सपेंसेस भी दो पार्ट्स के होते हैं, एक हमारा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा मेरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट का मतलब क्या है, जो रिलेटेड मेरे मैन्युफैक्चरिंग से हो रहे हैं। जब मैं कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करूँ ना, वो मेरा डायरेक्टली
उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के जो भी मेरे एक्सपेंस होते हैं उसको मैं बोलती हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्टली जो मैं बिजनेस चलाने के लिए यूज एक्सपेंस करे वो मेरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ऐसे ही मेरा होता है इनकम में भी दो पार्ट्स। इनकम भी मेरे दो टाइप्स की होती है, एक मेरी होती है डायरेक्ट इनकम और दूसरी मेरी होती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम तो कौन सी होती है, जो मेरा बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं जिस गुड्स में मैं डीलिंग कर रही हूँ उस गुड्स को सेल करके जो मेरी इनकम हो रही है वो मेरी डायरेक्ट इनकम है। और इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है, जैसे अगर कोई मुझे बैंक से इंटरेस्ट आ गया, तो कुछ भी इस टाइप का मेरे को मिल जाता है, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ कि ये मेरी इनडायरेक्ट इनकम है। जैसे कि बैंक का इंटरेस्ट हो गया, मेरे को कोई पुराने बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए, कुछ इस टाइप के खर्चे को मैं इनडायरेक्ट इनकम में मानती हूँ। तो ठीक है, मेरे एक्सपेंस भी दो टाइप के हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और मेरे इनकम भी दो टाइप्स की होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो बैलेंस शीट में तो हमें समझ आ गया कि क्या क्या डलेगा, लायबिलिटी डलेगा और एसेट डलेगा। अब क्या है कि हमें ये कंफ्यूजन है कि किस चीज़ में क्या चीज़ें हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में डलेगी और क्या चीज़ें मेरी पीएनएल अकाउंट में डलेगी। ठीक है, मेन तो यही चीज़ है कि क्या चीज़ें हमारी ट्रेडिंग में डलनी चाहिए, क्या चीज़ें पीएनएल में। तो बच्चों जो भी सारे डायरेक्ट है, या तो जो इनकम है या फिर एक्सपेंस है, वो मेरी किस में डलेगी, ट्रेडिंग में। मतलब ट्रेडिंग में क्या चीज़ें हमें डालेंगे, जो भी मेरी डायरेक्ट है, और पीएनएल में क्या डलेगी मेरी, जो भी इनडायरेक्ट है। क्लियर, जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है कि मेरे जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो मेरे डलेंगे ट्रेडिंग में, डायरेक्ट इनकम है वो भी मेरी डलेगी ट्रेडिंग में, और इनडायरेक्ट जो मेरे एक्सपेंस है वो डलेगी मेरी पीएनएल में, और इनडायरेक्ट इनकम भी डलेगी मेरी पीएनएल में। अब देखो हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रेडिंग में क्या है, ये साइड मेरी डेबिट है, ये साइड मेरी क्रेडिट है। तो जो भी सारे एक्सपेंस होते हैं वो मैं डेबिट साइड लिखूंगी ट्रेडिंग में, और जो भी सारी इनकम होती है वो मैं लिखूंगी क्रेडिट साइड। सारे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम। अब देखो यहाँ पर ट्रेडिंग से मुझे निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो मेरी बैलेंसिंग फिगर आती है उसको मैं बोलती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मैं बैलेंसिंग चैप्टर में जो मैंने आपको सिखाई थी, हम क्या करेंगे, कास्टिंग करेंगे, टोटलिटी करेंगे, पहले जो साइड ज़्यादा होगी उसको लिख के फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करके बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अगर मेरी बैलेंसिंग फिगर इस साइड आएगी तो मेरा जीपी होगा, और बैलेंसिंग फिगर मेरी इस साइड आएगी तो मेरा वो ग्रॉस लॉस होगा। ये भी मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको ट्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी। अभी मैं बता रही हूँ सिर्फ कि कैसे कैसे हम चीज़ें डालेंगे। अगर मेरी उसके बाद ट्रेडिंग से जो भी मेरा निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा, उसको मैं कहाँ पर ट्रांसफर करूंगी, पीएनएल में। उसको मैं कहाँ पर ट्रांसफर करूंगी, पीएनएल में। और पीएनएल से मेरा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है, यहाँ पर ट्रेडिंग से मैं क्या निकालती हूँ, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। देखो ट्रेडिंग से निकलता है मेरा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, या फिर ग्रॉस लॉस निकलता है। ये जो भी मेरा जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलेगा उसको मैं क्या डालूंगी, पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगी। उसको मैं क्या करूंगी, पीएनएल में ट्रांसफर कर दूंगी, और पीएनएल से मेरी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उससे मेरा निकलेगा नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। जो भी मेरे निकलेगा उसके बाद मैं उस लॉस को या प्रॉफिट को कहाँ ले जाऊंगी, बैलेंस शीट में। तो क्या है, ये आपस में कोरिलेट है कि यहाँ से जो मेरी फिगर आएगी मैं उसको पीएनएल में लेके जाऊंगी, ट्रेडिंग से जो मेरी फिगर आएगी वो मेरी जाएगी पीएनएल में, और पीएनएल से जो मेरी फिगर निकलेगी, जो भी मेरा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो मैं डालूंगी बैलेंस शीट में। वो बताऊंगी मैं आगे आपको रिस्पेक्टिव क्लासेस में, जिसमें मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगी कि कैसे ट्रांसफर होगा पीएनएल में और कैसे ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें आगे वाली क्लासेस में यही समझना है कि कैसे ट्रेडिंग बनाएंगे, कैसे पीएनएल बनाएंगे, कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे। और मैं आपको और इन डेप्थ बताऊंगी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ पर बस आप अभी यही समझ लो कि जो भी सारी चीज़ें मेरी डायरेक्टली रिलेटेड होती है मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो गुड्स या सर्विसेज जो भी बिजनेस जो है वो सेल कर रहा है, जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, वो मैं किस में लिखूंगी, ट्रेडिंग में। और अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो मैं डालूंगी अपने पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, तो चलिए यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगी। थैंक यू।